हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शिप्स की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। हीव में ये चेकआउट किया था कि फ्लोटिंग बॉडीज हमेशा स्टेबल होती हैं। अब अपने को रोलिंग का डिस्कशन करना है, तो आओ चालू करते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास एक वीडियो का थंबनेल है। सो पहली बात तो ये, कोई गेस करेगा ये कौन सा शिप है? डेफिनेटली शिप है, मगर कौन सा शिप है? अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर इस शिप पे कोई डेक, इसका डेक देखो सर, इसके डेक पे बिल्कुल भी फ्लैट सरफेस नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कार्गो शिप तो है नहीं या क्रूज शिप तो है नहीं। इनफैक्ट हम लोग पाइपलाइंस देख सकते हैं, तो मे बी ये किसी फ्लूइड को स्टोर करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला शिप है। अच्छा, फ्लूइड दो होते हैं, एक होते हैं लिक्विड्स और एक होते हैं गैसेस। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा हो थिन शेल्स, तो हम गैसेस को स्फेरिकल डोम्स में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस को बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर करना पड़ता है और स्फेरिकल डोम्स में किसी तरह का शेयर स्ट्रेस नहीं आता और मटेरियल्स जनरली शेयर स्ट्रेंथ में वीक होते हैं। तो यहाँ पे कोई स्फेरिकल डोम दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब ये लिक्विड को, ऑयल को स्टोर करने वाला टैंकर है। सो दिस इज एक्चुअली एन ऑयल टैंकर। दिस इज अ मैसिव ऑयल टैंकर। और ये ऑयल टैंकर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, समुद्र के आगे तो कौन ही टिकेगा, है ना? तो ये देखो साइड वेव्स के कारण क्या हो रहा है, 35 डिग्री का रोलिंग हो रहा है। मगर लकीली हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकली स्ट्रांग है। उन्होंने शिप्स को 50 डिग्री 60 डिग्री तक का रोल झेलने तक के लिए डिज़ाइन किया है। यानी 50 डिग्री 60 डिग्री के रोल पर भी हमारे शिप्स जो हैं स्टेबल रहते हैं। तो आओ चेक करते हैं ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाती है। ठीक है, यही हमारा एजेंडा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या होती हैं, और ये कंडीशंस चेकआउट करते करते हमें एक पॉइंट दिखाई देगा मेटा सेंटर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेंथ आएगी मेटा सेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंटर तो हम यहीं देख लेंगे, मगर मेटा सेंट्रिक हाइट की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर जो लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज का, उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर चालू करते हैं। फटाफट से हम लोग चेकआउट करते हैं कि रोलिंग के अगेंस्ट बॉडी को स्टेबल कैसे बनाया जाए। गाइस जस्ट होल्ड ऑन। तो मैं ना ये कनेक्ट करना भूल गया हूँ, क्या कहते हैं, अपना राइटिंग पैड कनेक्ट करना भूल गया हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है, मगर कलर ब्लैक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बोला था, ये जैसे ये शिप है, ठीक है, तो शिप ऑब्वियसली अपनी नोज की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो शिप का जो फ्रंट होता है ना, उसको बो कहते हैं। क्या कहते हैं? बो। और तीन तरह की रोटेशनल मोशन होती हैं, एक होती है पिच, एक होती है यॉ, और एक होती है रोल। यॉ को तो आप कंट्रोल करते हो विद हेल्प ऑफ प्रोपेलर्स। तो शिप के पीछे जो प्रोपेलर लगे होते हैं, उन प्रोपेलर्स की मदद से हम यॉ को कंट्रोल करते हैं। कैसे? वैसे तो प्रोपेलर बिल्कुल बैक साइड में फेस करते हैं, मगर जब यॉ हो जाए तो इनका एंगल चेंज कर दो। और जो पिच होता है, पिच को कंट्रोल करने के लिए आजकल क्या किया जाता है, शिप के आगे ना एक बल्ब बनाया जाता है, इसको बल्ब कहते हैं। तो और उस केस में शिप के फ्रंट को बल्बस बो कहते हैं। तो पिच को कंट्रोल करने के लिए, पिच के अगेंस्ट जो ड्रैग आ रहा है उसको कम करने के लिए बो बनाया जाता है। उसकी डिस्कशन भी हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? हम रोल की डिस्कशन कर रहे हैं। सर रोल क्या है? रोल क्या है? बेसिकली जब साइड वेव्स आती हैं, तो साइड वेव्स के कारण दो मोशन होंगी, एक तो स्वे और दूसरा शिप क्या करेगा, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इसी रोटेशन को हम लोग रोल कह रहे हैं। और मैंने ये भी बोला था कि हम लोग जो है 2D फिगर बनाएंगे। 2D फिगर में हम शिप का क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, है ना? मेरे ख्याल से अगर मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा, कौन सा, ABCD, अगर मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा ABCD, तो रोल वाली जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, तो हमारी जो रोटेशन होगी उसकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी शिप जो है आराम से स्टेबल है, सॉरी, शिप जो है अभी इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है। डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड में तो किसी तरह की पानी की मोशन नहीं होगी, तो शिप जो है आराम से स्टैंडिंग पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में है। तो ये आपके पास शिप है।
ये शिप है, ठीक है। अच्छा, शिप क्यों? कोई भी फ्लोटिंग बॉडी हो सकती है। अब इस फ्लोटिंग बॉडी में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन तो ये है कि बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, क्योंकि अगर बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी का हुआ तो उसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पर होगा, है ना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बॉडी का वेट लगेगा W। और अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है? ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यानी GD, इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप सेंटर ऑफ ब्यूएंसी भी कहते हैं। तो जो ब्यूएंट फोर्स आएगी वो आपके पास सेंटर ऑफ ब्यूएंसी से पास करेगी। तो इनिशियली शिप इक्विलिब्रियम में है, तो वेट और ब्यूएंट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा, है ना। आई थिंक ये चीज तो हम समझते ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्पेशल बात आ गई। क्या? सबमर्ज बॉडीज में यानी सबमरीन्स और हॉट एयर बैलून्स में, आई होप आपको याद होगा, सबमर्ज बॉडीज के केस में जब B जो है दैट वाज बिलो G, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी वाज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस केस में सबमर्ज बॉडीज अनस्टेबल थी। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है। फ्लोटिंग बॉडीज के केस में ऐसा हो सकता है कि चाहे सेंटर ऑफ ब्यूएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो मगर फिर भी जो बॉडी है वो स्टेबल हो। तो फ्लोटिंग बॉडीज की जो कंडीशन है वो सबमर्ज बॉडीज की कंडीशन से डिफरेंट होती है। आओ अभी पता भी लग जाएगा, अभी चेकआउट भी हो जाएगा। अब क्या हुआ, साइड वेव्स आ रही हैं, तो साइड वेव्स के कारण बॉडी जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गई, बॉडी जो है थोड़ा सा रोल हो गई। तो हमें यही चेक करना है कि पहले बॉडी वर्टिकल थी, साइड वेव्स के कारण बॉडी रोल हो गई, क्या बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आएगी? अगर बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई तो बॉडी स्टेबल है, एल्स बॉडी अनस्टेबल है। सो हमारे पास क्या था, ये पानी का टॉप सरफेस है, ये पानी का टॉप सरफेस है, और इनिशियली जो फ्लोटिंग बॉडी है वो जो मर्जी फ्लोटिंग बॉडी हो, चाहे शिप हो, चाहे दुबई में फ्लोटिंग हाउस हो, या फिर एक लक्कड़ का फट्टा हो, ठीक है, विंड टरबाइन हो सीमेंस की, कुछ भी हो, तो ये फ्लोटिंग बॉडी है, ये फ्लोटिंग बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है। एक काम करते हैं, इनिशियली ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, है ना, यानी कि ग्रेविटी, वेट ऑफ द शिप और ब्यूएंट फोर्स ऑन द शिप एक ही लाइन पर लग रहे हैं। इस लाइन को ना स्केच पेन से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ये लाइन परमानेंट हो जाएगी शिप पर, फिर ये बॉडी पर ना परमानेंटली लाइन दिखाई देगी। इस लाइन को आप क्या बोलोगे? इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स, इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स, इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, साइड वेव्स आई, साइड वेव्स के कारण थोड़ा रोलिंग होगा, तो जो बॉडी है ना वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, सो बॉडी ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ये बॉडी टिल्ट हो गया इस तरह से। तो ये जो रोलिंग होती है ना, इसमें काफी सारे एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ हील, एंगल ऑफ कील, एंगल ऑफ लॉल, नॉट LOL वो वाला लॉल नहीं, दूसरा लॉल है ये, ठीक है। सो काफी सारे एंगल्स होते हैं, उनकी कभी हम और बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स को उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेज के लिए पता हो तो बहुत बढ़िया है, मगर जो नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। एनीवेज, सो हमें पता है कि चाहे बॉडी टिल्ट हो जाए मगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की तो अपने को टेंशन लेने का ही नहीं, क्योंकि अगर बॉडी थोड़ा सा डाउन भी चला गया तो ब्यूएंट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और वो बॉडी को वापस ऊपर ले आएगा। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट की तो अपने को टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर बॉडी टिल्ट भी हो गई तो बॉडी की शेप में थोड़ी ना चेंज आया, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी वहीं रहेगा, और ये वो जो लाइन थी जो हमने मार्कर की मदद से ड्रॉ की है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी वहीं है क्योंकि बॉडी की शेप सेम है, ठीक है। मगर अब ना एक चेंज आएगा, क्या? ये देखो, पहले पानी की डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इतनी थी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी था, तो देखो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कैसी है, रेक्टेंगल की तरह है। अब जरा देखो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कैसी है, ये आपके पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर है। आई होप आप देख सकते हो कि अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का जो शेप है वो ट्रेपीजियम टाइप का शेप है, जिसमें राइट हैंड साइड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें, उसका राइट हैंड साइड का पोर्शन वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर है, डिस्प्लेस्ड वाटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ब्यूएंसी कहते हैं।
मगर अब क्योंकि इस पानी की शेप में चेंज आ गया तो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी शिफ्ट हो जाएगा, अब एक न्यू पोजीशन पे चला जाएगा, बी डैश पोजीशन पे चला जाएगा। यही डिफरेंस है फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी के केस में। यही डिफरेंस है फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी के केस में। सर कैसे? मान लो ये आपके पास पानी का टॉप सरफेस है और हमारे पास सबमरीन है। आई होप आपको याद होगा मैंने सबमरीन का क्रॉस सेक्शन बनाया था। तो सबमरीन की मेन बॉडी थी और ये सबमरीन के टॉप पर एक आइलैंड था। सो क्या हुआ, थर्मल करेंट्स के कारण, कुछ किसी मोशन के कारण, नॉट थर्मल करेंट्स मगर मोशन के कारण सबमरीन रोल कर गई। अच्छा, सबमरीन की शेप तो उतनी रहने वाली है जितनी पहले थी, जैसी पहले थी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रहेगा जहां पहले था, है ना। और पानी की भी शेप देखो, पानी की डिस्प्लेस्ड वाटर की शेप ऐसे है ना। पहले कैसी थी डिस्प्लेस्ड वाटर की शेप? पहले भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर सबमरीन के बराबर था, अब भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर सबमरीन के बराबर है। तो जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले था वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाद में है, जहां सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पहले था वहीं सेंटर ऑफ ब्यूएंसी बाद में है। ठीक है, तो सबमर्ज्ड बॉडीज के केस में ये पॉइंट्स शिफ्ट नहीं करते, मगर फ्लोटिंग बॉडीज के केस में सेंटर ऑफ ब्यूएंसी शिफ्ट होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ब्यूएंसी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। और पहले डिस्प्लेस्ड वाटर की शेप ऐसे थी, अब डिस्प्लेस्ड वाटर की शेप ऐसे है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होगे यहां पर एक डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस आ गया, ये एक डिस्टेंस आ गया, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है बी बी डैश, इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ब्यूएंसी बोलेंगे। ये बी बी डैश अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, एक केस में बी बी डैश लार्ज है और दूसरे केस में बी बी डैश स्मॉल है। सर ये बी बी डैश लार्ज होगा या स्मॉल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बॉडी की क्रॉस सेक्शनल शेप पर। और वो चीज अभी हमें गेट एग्जाम, ईएससी, एसएससी, जेई वगैरह इनके लिए इतना टेंशन नहीं लेने का अपने को। ठीक है, अभी हम उन क्रॉस सेक्शनल शेप्स को स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि बीबी डैश लार्ज होता है तो क्या होता है, बीबी डैश स्मॉल होता है तो क्या होता है। ठीक है, सो बॉडी जो है टिल्ट हो चुकी है, बॉडी टिल्ट हो चुकी है इस तरीके से, ये बॉडी टिल्ट हो चुकी है इस तरीके से, और ये आपके पास इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स था जिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो है मगर इनिशियल सेंटर ऑफ ब्यूएंसी भी है। और क्या हुआ, बॉडी के टिल्ट होने से सेंटर ऑफ ब्यूएंसी शिफ्ट हो गया, मगर सेंटर ऑफ ब्यूएंसी का जो शिफ्ट है वो लार्ज है। इसका मतलब नया सेंटर ऑफ ब्यूएंसी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट हैंड साइड पे चला गया। ये देखो, ये नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, और ये नया सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है, तो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट हैंड साइड पे चला गया। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। आई थिंक हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमने जो टिल्ट दिया है वो क्लॉकवाइज टिल्ट दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट या क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस लिख लोगे। क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस, कोई भी वर्ड ठीक है। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन सा फोर्स लगेगा? वेट लगेगा। और सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे कौन सा फोर्स लगेगा? ब्यूएंट फोर्स। भाई लोग, अब ये सेंटर ऑफ ब्यूएंसी नहीं है, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी अब यहां पर है ना, ये आपका नया सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है, तो ब्यूएंट फोर्स यहां से पास करेगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो जब इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, ये क्या करेंगे? ये मिलकर एक कपल जनरेट करेंगे। एंड आई होप आप लोग कपल की डायरेक्शन देख पा रहे हो, ये कपल की जो डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो भैया जब आप क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज कपल आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल यानी कि टॉर्क बॉडी को वापस ऊपर उठाने की, बॉडी को वापस वर्टिकल लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये रीस्टोरिंग कपल है। तो जब बॉडी रीस्टोर हो रही है, जब बॉडी रीस्टोर हो रही है तो बॉडी क्या बन जाएगी? स्टेबल बन जाएगी। सो बीबी डैश अगर लार्ज होता है तो बॉडी स्टेबल होती है। कैसी होती है? स्टेबल होती है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, स्मॉल बीबी डैश भी देखते हैं। स्मॉल बीबी डैश के केस में क्या होता है? तो ये आपके पास टिल्टेड बॉडी है, इस तरह से बॉडी है जो टिल्ट हो चुकी है, और इस बॉडी का 1-1 एक्सिस आएगा। वैसे आप लोग ना खुद से भी ट्राई करो, पहले मेरे ख्याल से पहले पॉज करके ना खुद से ट्राई करके देखो, अगर बीबी डैश स्मॉल होगा तो क्या होगा। पहले खुद से ट्राई करो, पॉज कर लो, ट्राई करो, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। सो मेरे ख्याल से आप क्या बोलेंगे? ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सर, ये बॉडी का इनिशियल सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है, मगर बॉडी के टिल्ट होने से पानी की शेप में चेंज आया। कौन से पानी की? डिस्प्लेस्ड वाटर की शेप में चेंज आया।
जिसके कारण सेंटर ऑफ ब्यूएंसी शिफ्ट हो गया। मगर जो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी का शिफ्ट है वो स्मॉल है, तो आई थिंक आप देख पा रहे हो इस बार सेंटर ऑफ ब्यूएंसी राइट हैंड साइड पे नहीं जा पाया। इस बार सेंटर ऑफ ब्यूएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे शिप का यानी फ्लोटिंग बॉडी का वेट आएगा, और सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे क्या होगा, ब्यूएंट फोर्स आएगा। हमने डिस्प्लेसमेंट कैसा दिया, आइए चेक करते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है क्लॉकवाइज, तो हमारे पास क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस है, क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस है। और कपल कैसा जनरेट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कपल की सेंस भी क्लॉकवाइज आएगी। तो क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस होने के कारण एक क्लॉकवाइज कपल भी आ गया। तो ये कपल क्या करेगा, ये कपल जो है बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की बजाय बॉडी को और उल्टा कर देगा, ओवरटर्न कर देगा। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, ओवरटर्निंग कपल, ओवरटर्निंग कपल। तो बॉडी पहले इक्विलिब्रियम में थी, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया, बॉडी ओवरटर्न हो गई, बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई, तो बॉडी कैसी है, यस अनस्टेबल है। कैसी है, अनस्टेबल है, ठीक है। सो जब बीबी डैश लार्ज होता है बॉडी होती है स्टेबल, और जब बीबी डैश स्मॉल होता है बॉडी होती है अनस्टेबल। आई नो आप बोलोगे सर मेटा सेंटर कहाँ है, बहुत आसान है। सो हम क्या करते हैं, हम ना जो इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स है यानी कि 1-1 एक्सिस है, और जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स है यानी कि ये वाली एक्सिस, ये देखो ये वाली जो एक्सिस है, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स है, ये वाली जो एक्सिस है। तो 1-1 एक्सिस यानी व्हाइट कलर एक्सिस, और न्यू एक्सिस यानी कि ये पिंक कलर एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप बोलेंगे मेटा सेंटर। क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर, एम। आप देख सकते हैं इस केस में मेटा सेंटर जी के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी है, ठीक है, दोनों के ऊपर है। इधर देखते हैं क्या होता है, इधर 1-1 एक्सिस है और न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स है, कहां पर, ये वाली न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स। न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स, इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स यानी कि मेटा सेंटर, इनका इंटरसेक्शन मेटा सेंटर। तो यहां आप देख सकते हो मेटा सेंटर बिलो जी है, तो इधर क्या होगा, मेटा सेंटर अबव जी, और इधर क्या होगा, मेटा सेंटर बिलो जी। तो हम लिखेंगे जब बीबी डैश लार्ज होता है, बीबी डैश लार्ज होने का मतलब है कि जो मेटा सेंटर होगा दैट विल बी अबव जी और बॉडी स्टेबल बन जाएगी, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर बीबी डैश स्मॉल होने का मतलब है मेटा सेंटर बिलो जी और बॉडी अनस्टेबल बन जाएगी। सो दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ शिप्स। अभी समरी बनाएंगे, जस्ट 2 मिनट्स मोर, अभी समरी बनाएंगे। मगर आपने एक चीज नोट किया, मैंने जब स्टार्टिंग की थी इस डिस्कशन की, मैंने अज्यूम किया था कि फ्लोटिंग बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। अगर फ्लोटिंग बॉडी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का हुआ तो हम लोग एक नोट बना लेंगे और उस नोट में लिखेंगे अगर फ्लोटिंग बॉडी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का हुआ। अभी जो हमने केस किया था उसमें फ्लोटिंग बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी का था, जिसके कारण जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी से ऊपर था। मान लेते हैं ये आपके पास फ्लोटिंग बॉडी है, ये आपके पास फ्लोटिंग बॉडी है, और ये पानी का टॉप सरफेस है, और जो डिस्प्लेस्ड वाटर आएगा वो इतना आएगा, ये आपके पास डिस्प्लेस्ड वाटर आएगा, डिस्प्लेस्ड वाटर आएगा। डिस्प्लेस्ड वाटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी बन जाता है। मान लेते हैं कि जो सॉलिड बॉडी है उसके नीचे के पोर्शन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है और ऊपर का पोर्शन मेनली खोखला है, तो क्या होगा, सॉलिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड बॉडी के नीचे की पोर्शन बहुत डेंस है और ऊपर खोखला है, हॉलो है। शिप भी तो क्या होता है, ऊपर से हॉलो होता है ना अंदर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी के नीचे चला गया, ठीक है। अब इनिशियली शिप इक्विलिब्रियम में है, तो शिप अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ब्यूएंट फोर्स क्या करेगी, वेट को बैलेंस करेगी और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम आएगा। और फिर से हम क्या करेंगे, ये जो इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन है इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको व्हाइट कलर की मदद से ड्रॉ कर, बेसिकली मार्कर की मदद से ड्रॉ कर लेंगे और 1-1 एक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 1-1, ठीक है। अब क्या होगा, अब तूफान आएगा, सॉरी साइड वेव्स आएंगे, तूफान आएगा यहाँ, तो मतलब मैंने तूफान इसलिए हटा दिया क्योंकि वेव्स तो हमेशा चलते रहते हैं चाहे तूफान हो या ना हो।
तो साइड वेव्स के कारण बॉडी टिल्ट हो गई, तो ये आपके पास न्यू इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स आ गया। इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स आ गया। यहाँ बॉडी का नीचे का पोर्शन इतना ज्यादा डेंस था कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे था, और ये बॉडी का सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, ये बॉडी का सेंटर ऑफ ब्यूएंसी। अब फिर से देखिए, बॉडी के टिल्ट होने के कारण क्या होगा, ये पानी का टॉप सरफेस है, तो बॉडी के टिल्ट होने के कारण जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और राइट साइड में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर की वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या होगा, जो वाटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और वाटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो डिस्प्लेस वाटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी। सो क्या होगा, आप देखिए आपने कैसा डिस्प्लेसमेंट दिया, आपने तो क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस दिया। हमारे पास जो डिस्टर्बेंस है वो क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस है, क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस है हमारे पास, क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस है। और अब जो कपल जनरेट होगा तो भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे ब्यूएंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। आप लोग चेक कर सकते हैं कि भैया जो कपल जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो रहा है। तो बॉडी को जब क्लॉकवाइज डिस्टर्ब करेंगे, क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो एक एंटी क्लॉकवाइज कपल आ जाएगा जो बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा, यानी बॉडी को रिस्टोर करेगा। तो जहां भी रिस्टोरिंग कपल आ जाता है वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये बॉडी कैसी है, स्टेबल है, ये बॉडी कैसी है, स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी मेटा सेंटर से रिलेट कर सकते हो, कैसे, ये देखो, अब 1-1 एक्सिस है ना, ये आपकी 1-1 एक्सिस है, 1-1 एक्सिस है, और ये आपका न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूएंट फोर्स है। इनका जो मेटा सेंटर बन रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो मेटा सेंटर है। मेटा सेंटर कहाँ आ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ रहा है। सो जब भी मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हो, बॉडी अपने आप स्टेबल बन जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, समरी टेबल बनाएंगे, सारा समरी टेबल बनाएंगे। सबमर्ज्ड बॉडी का भी बनाते हैं और फ्लोटिंग बॉडी का भी बनाते हैं। तो एक साइड तो सबमर्ज्ड बॉडी की बात करते हैं। सबमर्ज्ड बॉडी के केस में क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर तो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो तो बॉडी कैसी बनेगी, आंसर प्लीज, फटाफट से आंसर, वेरी गुड, बॉडी बनेगी स्टेबल। और अगर सेंटर ऑफ ब्यूएंसी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, फटाफट से आंसर क्या आएगा, यस, बॉडी बनेगी अनस्टेबल। हमने सबमरीन और हॉट एयर बैलून्स की मदद से ये प्रूव किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बात करेंगे फ्लोटिंग बॉडी की। इधर लिखेंगे फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी में दो पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, और बॉडी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का ऐसे है कि बी अबव जी आ जाए, बी अबव जी आ जाए, यानी कि हमारी लास्ट कंडीशन जो हमने लास्ट में सॉल्व किया, हमने लास्ट में यही सॉल्व किया ना कि बी अबव जी है। तो यहां तो क्या होगा, बी अबव जी होने का मतलब है कि मेटा सेंटर अबव जी है, बी अबव जी होने का मतलब है मेटा सेंटर अबव जी है, और जब मेटा सेंटर अबव जी हो गया तो बॉडी विल बी स्टेबल, बॉडी स्टेबल बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट कंडीशन थी जहां बी बिलो जी था, उसमें फर्दर कंडीशंस आ रही थी। सो गाइस जस्ट होल्ड ऑन, मेरे ख्याल से मैं ना थोड़ा सा इसको जूम आउट करना चाहूंगा। इसको कैसे लेके आए, क्या टूल लाएं, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। थोड़ा सा ना जूम करके आराम से लिखते हैं इसको, है ना, यहां लिखते हैं, ठीक है। सो क्या कंडीशन थी, जब b बिलो g है तो दो कंडीशन बनती हैं। एक तो बनती है bb डैश इज लार्ज, bb डैश इज लार्ज। जब bb डैश लार्ज होगा तो मेटा सेंटर अबव g आ जाएगा, और अगर मेटा सेंटर अबव g आ गया तो बॉडी विल बी स्टेबल, बॉडी विल बी स्टेबल। और दूसरी कंडीशन ये है bb डैश इज स्मॉल, bb डैश इज स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, मेटा सेंटर बिलो जी आ जाएगा, तो बॉडी जो है अनस्टेबल बन जाएगी, बॉडी जो है अनस्टेबल बन जाएगी। तो आप देख सकते हो स्टेबिलिटी की दो कंडीशंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली।
दोनों ही केसेस में मेटा सेंटर अबव जी है, मेटा सेंटर अबव जी है। तो इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होती है, जब मेटा सेंटर अबव जी हो, और अनस्टेबल कब होती है, जब मेटा सेंटर बिलो जी हो। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया, वीडियो पसंद आया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटासेंट्रिक हाइट की। किसकी बात करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट की बात करेंगे। सर आप बोलोगे मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, दरअसल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। जैसे इस फिगर में देखो, ये आपके पास मेटा सेंटर है ना, मेटा सेंटर है, और ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसी डिस्टेंस को हम मेटासेंट्रिक हाइट बोलेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो देखना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।